गाइस, तुम सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम लोग जानते हो क्यों। चलो उस तरफ अब नहीं जाएंगे। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे चैनल के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और नेक्रोमैंसर मांगा का पार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। कमेंट में लिंक दिया है, चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ज्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। योनहो एक परेशान भरी नाटकीय सांस छोड़ता है। फिर वह पूरे चौक में जोर से चिल्लाता है कि यह एक आधिकारिक पवित्र मिशन है जिसे मार्शल अलायंस ऑफ जस्टिस ने मंजूरी दी है। वह गुस्से में उंगली उठाकर पुजारी से पूछता है कि आखिर वह होता कौन है जो उनके काम में दखल दे रहा है, और सबके सामने उसे बड़े नाक वाला टायोइस्ट कहकर अपमानित करता है। सोंग मुन चुपचाप योनहो को घूरता रहता है, जो अभी उसकी तरफ उंगली ताने खड़ा है। अंदर ही अंदर सोंगमन थोड़ा असहज हो जाता है। उसे उस लड़के से जरा भी आभा महसूस नहीं होती। वह सोच में पड़ जाता है कि यह लड़का आखिर है कौन। इसके अलावा वह उसके चेहरे को देखकर हैरान है। इतनी चिड़चिड़ी शक्ल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। योनहो फिर पास खड़े दो सैनिकों से कहता है कि तनाव छोड़ो और सामान लेकर आओ। सैनिक तुरंत भागते हैं और एक आरामदायक कुर्सी और गर्म कंबल ले आते हैं। योनहो को बिल्कुल राजा जैसा ट्रीट किया जा रहा है। कुर्सी पर बैठते हुए योनहो कहता है कि खड़े होकर बात करना बहुत थका देने वाला है। वह मजाक में टायोइस्ट मास्टर से भी पूछता है कि क्या वह भी लेटना चाहेंगे। सोंगमुन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में पूछता है कि क्या योनहो सच में उनका मास्टर है। वह उस पर आरोप लगाता है कि वह लोगों को धोखा दे रहा है और सोर्ड एम्परर की नकली तकनीक बेच रहा है। योनहो उसे ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या मास्टर अभी अभी एकांत साधना से बाहर आए हैं। वह हंसते हुए कहता है कि पूरी दुनिया जानती है कि यह तकनीक मेजन से आई है, लेकिन लगता है कि सिर्फ यही बड़े नाक वाले मास्टर को पता नहीं है। भीड़ में हलचल होने लगती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि शायद मास्टर इतने समय से साधना में थे कि अब उन्हें असल दुनिया की खबर ही नहीं। योनहो आगे कहता है कि मास्टर बहुत ही भोले हैं। वह तर्क देता है, अगर वह नकली चीज बेच रहा होता तो क्या वह इसे जस्टिस अलायंस के सामने खुलेआम बेचता। सोंगमुन थोड़ा रुकता है और सोचता है। उसे मानना पड़ता है कि लड़के की बात में दम है। तभी योनहो मैन्युअल निकालता है और कहता है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। वह उसे खुद देखने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ शुरुआत तक ही। बिजली जैसी तेजी से सोंगमन मैन्युअल छीन लेता है। वह सोचता है कि अगर यह नकली हुआ तो वह लड़के को खत्म कर देगा। जैसे ही वह पन्ने पलटता है, अचानक एक जगह रुक जाता है। पढ़ते ही उसकी आंखें सदमे से फैल जाती हैं। मैनुअल हल्का चमकने लगता है और सोंगमन समझ जाता है कि यही वह सुराग है जिसकी उसे सालों से तलाश थी, उसकी साधना की रुकावट को तोड़ने के लिए। वह बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा और पढ़ना चाहता है। लेकिन तभी जैसे ही वह अपने समझ के चरम पर पहुंचता है, योनहो मैनुअल वापस खींच लेता है और कहता है, बस अब काफी है। वह याद दिलाता है कि बाकी लोगों ने इसके लिए पैसे दिए हैं, तो यह मुफ्त नहीं हो सकता। अब जब सोंगमन को यकीन हो जाता है कि यह असली है, वह तुरंत कीमत पूछता है। क्या सच में इसकी कीमत 3 सोने के न्यांग्स है? योनहो समझाता है कि यह कीमत सिर्फ आम लोगों के लिए है। अगर कोई सेक्ट लेना चाहता है तो उसे अलग से बात करनी होगी। फिर वह पास आकर धीरे से सोंगमन के कान में कहता है, जानकारी के लिए बता दूं, शाओलिन सेक्ट ने इसे 300 गोल्ड न्यांग्स में खरीदा है। सोंगमन चौंक जाता है। क्या सच में उन्होंने इतना दिया? योनहो और भी धीरे से बताता है कि उन्होंने नकद भी नहीं दिया, बल्कि उधार पर साइन किया है और अब कर्ज में डूबे हैं। वह कहता है कि शाओलिन पर उसे भरोसा है। फिर कैजुअली बताता है कि उसने सुना है विंटर फ्लावर्स स्वॉर्ड डीमन अंकल ने भी माउंट हुआ को संदेश भेजा है। अब सोंगमुन के अंदर घबराहट फैल जाती है। अगर शाओलिन और माउंट हुआ भी इसे ले रहे हैं तो वुडंग जैसे स्वॉर्ड सेक्ट कैसे पीछे रह सकते हैं। जैसे ही चोंग कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, सोंगमुन तुरंत कहता है, मैं साइन करूंगा। वह खुद को वुडंग का एल्डर बताकर गारंटी देता है और तुरंत मैनुअल मांगता है। लेकिन योनहो उसे रोकता है, हम मैनुअल नहीं देंगे, तुम्हें बस इसे कॉपी करने देंगे। सोंगमन चिल्लाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी ब्रश लाओ। और कुछ ही देर में एक प्रतिष्ठित वुडंग एल्डर घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह मैनुअल कॉपी कर रहा होता है।
जबकि पूरी भीड़ हैरानी से देख रही होती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अगर वुडंग एल्डर ऐसे कॉपी कर रहा है तो यह जरूर असली होगा। जैसे जैसे सूरज ढलता है और भी लोग दौड़ कर आते हैं, सैनिकों से पैसे लेने की गुहार लगाते हैं ताकि वे भी इसे कॉपी कर सकें। इस पूरे हंगामे को योनहो अपनी कुर्सी से आराम से देख रहा होता है और खुद मैनुअल पढ़ रहा होता है। पन्ने पलटते हुए वह सोचता है, अजीब है। उसे समझ नहीं आता कि मास्टर गोंगरियोंग या सोंग मुन को इसमें कुछ शक क्यों नहीं हो रहा। उसके हिसाब से इसमें इतना दम नहीं है कि इसे सोर्ड एम्परर का मैनुअल कहा जाए। और सबसे अजीब बात, उसे इसमें एक अजीब सी बुरी भावना महसूस होती है। वह सोचता है, आखिर मेरा मास्टर कितना ताकतवर था? क्या वह स्वॉर्ड एम्परर से भी ज्यादा शक्तिशाली था? अचानक योनहो की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह झट से खड़ा हो जाता है। उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती करने के बाद उसे साफ न करने का अपराध बोध हो। लेकिन यह एहसास ज्यादा देर नहीं टिकता। वह जल्दी ही शांत हो जाता है, फिर से कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचता है कि अब बस सोना ही बेहतर है। दृश्य बदलता है। उसका परिवार एक गाड़ी से उतर रहा होता है। उसका भाई जेंगिल से पूछता है कि योनहो कहाँ है। जेंगिल जवाब देता है कि अब तक तो वह लुआंग पहुंच चुका होगा। योनहो का भाई अपने पिता से कहता है कि उन्हें सीधे लुआंग जाना चाहिए। पिता भी मान जाते हैं कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। योनहो की मां चेतावनी देती है, अगर इस बार योनहो वहां नहीं मिला तो सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर सलाह देते हैं, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो कभी मार्शल टूर्नामेंट्स में मत जाना और घर से बाहर भी मत निकलना। घर की शांति सबसे जरूरी है। तभी बेगर्स यूनियन का नेता और जानकारी देता है, जब येनहो शिन्यांग शाखा से गुजरा था तब वह एक युवा लड़की के साथ था। यह सुनते ही सेक्ट की जिन यरेन उसका कंधा जोर से पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है, क्या सच में यंग मास्टर वाई किसी और लड़की के साथ था? वह आदमी दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन जिन यरेन नहीं रुकती। वह कहती है कि अगर कुछ बड़ा हुआ है तो बहुत लोग घायल होंगे, इसलिए एक डॉक्टर का होना जरूरी है और वह भी उनके साथ जाएगी। येनहो का भाई और पिता हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसकी मां कहती हैं, अगर यह उनकी इच्छा है तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, उसका भाई धीरे से कहता है, मैं आ रहा हूं। मां मन ही मन सोचती है, थोड़ी हैरान लेकिन अंदर से खुश कि यह न हो फिर किसी और लड़की के साथ था। वहीं पिता बड़बड़ाते हैं, वह लड़का कहीं आराम कर रहा होगा, वह कभी नहीं बदलेगा। दृश्य फिर से योनहो की तरफ आता है। वह अपनी छोटी उंगली से कान साफ कर रहा है और पूछता है, इंस्ट्रक्टर बनने का मतलब क्या है, जरा साफ साफ बताओ। वह स्ट्रैटेजिस्ट योन के साथ चाय पी रहा है, जो योजना की पुष्टि करता है। योनाहो हैरान होकर कहता है, क्या इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है? मुझ जैसे आलसी इंसान को सिखाने के लिए बुला रहे हो? वह साफ कहता है, मैं बहुत छोटा हूं और सबसे बड़ी बात, बहुत आलसी हूं इस काम के लिए। ह्योन जवाब देता है, सीखने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती और इतना आलसी इंसान इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हासिल कर सकता है? योनहो अपने मास्टर को याद करता है, हर समय चिल्लाना, उठो, बचो और हर पल मौत की धमकी। वह कहता है, वो खास हालात थे। ह्योन तुरंत बात पकड़ लेता है, बस यही तो हम चाहते हैं, तुम उन खास हालात को दूसरों के साथ शेयर करो। योनहो चेतावनी देता है, तुम पछताओगे। लेकिन ह्योन अपने फैसले पर अड्डा रहता है। योनहो पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो? बहुत मेहनत है। ह्योन मुस्कुराता है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे मैनुअल वाले धंधे की शिकायतें गेट पर बढ़ती जा रही हैं। वह आगे कहता है, अभी तक मैं अपनी अथॉरिटी से तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मेरा मन कभी भी बदल सकता है। योनहो मन ही मन उसे गाली देता है। वह समझ जाता है कि उसका धंधा बहुत फायदेमंद है, लेकिन वह इस बूढ़े के कंट्रोल में भी नहीं रहना चाहता। आखिरकार वह मेज पर हाथ मारकर कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हायोन थोड़ा चौंक जाता है। योनहो शर्त रखता है, क्लास में कुछ भी हो, उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी और फीस होगी हर स्टूडेंट से एक गोल्ड न्यांग। वह मन ही मन सोचता है, इतना पागल कॉन्ट्रैक्ट कौन मानेगा? लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब ह्योन मुस्कुराकर कहता है, यह तो आसान है। योनाहो सिर पकड़कर मेज पर मारता है। उसे समझ आ जाता है कि वह फंस चुका है।
वहीं ह्योन हंस रहा होता है। योनाहो दुखी होकर सोचता है, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, आराम करने का वक्त भी नहीं मिला और फिर काम पर लगा दिया गया। फिर वह ठान लेता है, अगर करना ही है तो ऐसा करूंगा कि खुद ही मुझे निकाल दें, पूरी क्लास को बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ ह्योन उसे देख रहा होता है और सोचता है, मैं इस लड़के से उसका पूरा टैलेंट निचोड़ कर ही रहूंगा। और इसी तरह उनके टकराते सपनों की जंग शुरू होती है। दृश्य बदलता है। मार्शल आर्ट्स जस्टिस अलायंस के नेता एक्सट्रीम फिस्ट सीमा चांट्स दिखाई देते हैं। वह मुजिन से पूछते हैं, जो मैंने सुना है, क्या वह सच है? चाय पीते हुए मुजिन इसकी पुष्टि करता है। चांट्स उस लड़के की उम्र सुनकर हैरान हो जाता है और मुजिन फिर से कहता है कि सब सच है। चांट्स जानता है कि मुजिन बेकार की बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा है। वह पूछता है, क्या यह सच है कि वह एक अनजान मार्शल आर्ट इस्तेमाल करता है जिसका स्तर अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है? मुजिन मानता है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। चांट्स पूछता है, क्या तुमने उससे लड़ाई की थी? मुजिन कहता है, हाँ। चांट्स फिर पूछता है, तो क्या तुम्हारे स्तर पर भी तुम उसकी सीमा नहीं देख पाए? मुजिन सिर हिलाकर हाँ कहता है। चांट्स कहता है, तुमने माउंट हुआ के सबसे महान तलवारबाजों और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ अपनी ताकत नापी है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। मुजिन कुछ पल चुप रहता है, फिर ईमानदारी से कहता है, मैंने इमॉर्टल स्वॉर्ड एल्डर के साथ भी तलवार चलाई है, लेकिन उस लड़के के सामने जो अंतर महसूस हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। वह अपने मन में यौनहो को एक विशाल दानव की तरह देखता है और खुद को उसके सामने बेहद छोटा। चांट्स का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सोचता है, क्या यह लड़का सच में इमॉर्टल स्वॉर्ड से भी ऊपर है? वह मजाक में सोचता है, कहीं इसने पूरा सेलेस्टियल जिनसेंग का खेत तो नहीं खा लिया। अचानक वह खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। म्यूजिन उसे देखता है, जबकि चैंट्स अपनी जबरदस्त शक्ति छोड़ देता है। अंदर ही अंदर चैंट्स हैरान है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टैलेंट जो इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी पार कर जाए। वह मुजिन की तरफ देखता है और पूछता है, अगर मेरी तुलना में देखा जाए तो वह लड़का कैसा है? और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका दिल इस उत्साह को मुश्किल से संभाल पा रहा है।